हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो एंगुलर का इंटरव्यू क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है तो इंटरव्यू आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो क्वेश्चन है गाइस, अगर आप एंगुलर डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि आपको कोई छोटा मोटा टास्क मिलता है तो आप आसानी से कर लेते हो। लाइक आपको कोई डेट पिकर ऐड करने को बोला, कोई नया कंपोनेंट बनाने को बोला, तो आप आराम से कर दोगे, नो डाउट। बट आपके पास जब फ्रॉम स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका मेन जो पार्ट होता है गाइज, मेन जो बोलते हैं ना, मेन टास्क होता है वो है फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना। आप उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे तो बाद में जाके वो जो लार्ज एप्लीकेशन होती है वो कंप्लीट वर्क करेगी, राइट। अगर क्या होता है गाइज, अगर आपको इतना फोल्डर स्ट्रक्चर के नॉलेज नहीं है कैसे कहाँ पे बनाओ, तो आप कहीं पे क्या सर्विस बना देते हो, कहीं पे गार्ड बना देते हो। तो जब ये प्रोजेक्ट लार्ज हो जाता है तब बहुत दिक्कत देखने को मिलती है और उस टाइम पे उस मिड फेज पे हम आ जाते हैं ताकि हम वो प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट भी नहीं कर सकते और आगे जाके क्या होता है कि जो कोड होता है वो फटने लगता है। तो गाइज, आज के टॉपिक में मैं ही सिखाने वाला हूँ कि जो एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं मोनोलिथिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मोनोलिथिक यानी कि एक सिंगल प्रोजेक्ट, राइट। माइक्रो फ्रंट एंड आता है, वो मैं बाद में बात करूंगा। बट अभी के लिए मैं मोनोलिथिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाने वाला हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपको फ्यूचर में कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के रखा है जो मेरा 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है, राइट। तो मैं यहाँ से आपको ये दिखा के आपको समझाऊंगा कि आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ऑलरेडी एक विंडो ओपन कर लेता हूँ जो है हमारा टीएल ड्रॉ करके, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है। तो गाइज, मान लीजिए कि ये हमारा एंगुलर का एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। तो गाइज, पहले तो आपके प्रोजेक्ट में आपको पता होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सोर्स फोल्डर से स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको आपके सोर्स फोल्डर में मेनली 4 जो फोल्डर होता है वो होने चाहिए। वो 4 फोल्डर कौन से है? यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये एक, दूसरा ये तीसरा और ये है चौथा। तो आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें में कंपलसरी 4 फोल्डर तो होने ही चाहिए। तो पहला कौन सा है गाइस? कोर फोल्डर। जो दूसरा है वो है फीचर। जो तीसरा है वो है हमारा लेआउट। और जो चौथा फोल्डर है वो हमारा शेड फोल्डर, ठीक है। तो आप मान लीजिए गाइस कि कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट हो फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई बोल रहा है, आपको टीएल बोल रहा है या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है कि आपको फ्रॉम स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये 4 कम जो फोल्डर है वो आपके प्रोजेक्ट में होने ही चाहिए गाइस। अब मैं आपको डिटेल में बताऊं कि कोर फोल्डर में क्या आता है, फीचर फोल्डर में क्या आता है, लेआउट फोल्डर में क्या हम आते हैं और सेल फोल्डर में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब मेरी वीएस कोड की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि कोर फोल्डर। तो जो कोर फोल्डर है उसमें आपके लाइक कांस्टेंट फोल्डर हो गया, जो गार्ड्स आते हैं आपके एंगुलर में वो हो गए, इंटरसेप्टर हो गया, मॉडल्स हो गया, सर्विसेज हो गई, जो कॉमन सर्विस होती है, ठीक है, वो सभी कहाँ पे आती है? आपकी कोर फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ गाइज। तो मान लीजिए कि पहला मेरा कांस्टेंट फाइल है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी कांस्टेंट फाइल लिखी है? 2 कांस्टेंट फाइल लिखे। एक एपीआई एंडपॉइंट टीएस जिसमें हमारा जो सारे एंडपॉइंट है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनकी जो सर्विस फाइल है वहां पे वो स्लेश करके वो सारे एंड पॉइंट लिखते हैं, बट वो गलत बात है गाइज। आप क्या करो, पूरा जो एंड पॉइंट है उसका एक कांस्टेंट फाइल बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कोर फोल्डर में, ठीक है। तो गाइज, ये पूरी जो फाइल है राउट की वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि मेरा मान लीजिए कि ओथ मॉड्यूल, तो ओथ मॉड्यूल के जितने सारे एंड पॉइंट है, एपीआई एंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। सेंड ओटीपी है, वेरीफाई ओटीपी है, लाइक वेरीफाई ईमेल है, लॉगिन है, ड्राइवर रजिस्टर है, ये सारे जो यहाँ जितने भी जो एपीआई के इनपुट हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं वो सारा का एंडपॉइंट का जो कांस्टेंट है हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। दूसरा है जो एप कांस्टेंट फाइल है। तो एप कांस्टेंट यानी क्या होती है? जो एसएफ जो वर्ड जो तुम्हारे थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं, राइट। ये सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ये 3 रोल है हमारी एप्लीकेशन के लिए, वेंडर है, ड्राइवर है और सुपर एडमिन है, ठीक है। तो जो वेंडर है, ड्राइवर है और सुपर एडमिन है, बहुत सारे कंपोनेंट में हमने दिखने को मिलेंगे ताकि हम कंपेयर करा सके कि सुपर एडमिन हो तो ये दिखाना है, वेंडर हो तो ये दिखाना है, ठीक है, ड्राइवर हो तो ये दिखाना है। तो ये जो सारे आपके कॉमन नेम है वो यहाँ पे क्या पे हो जाए, app.constant.ts फाइल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉन्स्टेंट फाइल। दूसरा आता है गार्ड, जो आपके
एप्लीकेशन में गार्ड होते हैं कि यानी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ओथ गार्ड हो गया, आपका गेस्ट गार्ड हो गया, सब्सक्रिप्शन गार्ड हो गया, ठीक है। जो गार्ड होते हैं बेसिकली उसका एक फोल्डर बनता है, तो आपको गार्ड है उसमें जो सारे गार्ड है आपको गार्ड फोल्डर के अंदर डालना है, ठीक है। गार्ड मीन्स की क्या होता है गाइज, किसी पेज को आप किसी से रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली उसको गार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एंगुलर डेवलपर हो तो आपको पता ही होगा गाइज। दूसरा है हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वैलिडेटर का जो हेल्पर फंक्शन है वो बना के रखा है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करने के लिए, ठीक है। तो गाइज जैसे आपके कॉमन ऐसे फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे आप कहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के अंदर रख सकते हो। जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फोल्डर है वो हमारा इंटरसेप्टर है। तो गाइज क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट या एक्सपीरियंस पर्सन को भी मालूम नहीं होता कि हम अपने प्रोजेक्ट में दो से ज्यादा भी इंटरसेप्टर बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन में कितने इंटरसेप्टर बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज आप दो से ज्यादा भी इंटरसेप्टर आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 4 इंटरसेप्टर बनाया है। ओथ इंटरसेप्टर क्रिएट किया है, एरर इंटरसेप्टर क्रिएट किया है, लोडिंग इंटरसेप्टर है और रिस्पॉन्ड इंटरसेप्टर है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि ओथ इंटरसेप्टर में क्या है, एरर इंटरसेप्टर में क्या है, लोडिंग में क्या है, रिस्पॉन्स में क्या है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना गाइज। मैं इसके ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा तो ये ज्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और बोरिंग लगने को लगेगा आपको, ठीक है। तो ये इंटरसेप्टर हो गया। दूसरा है हमारा मॉडल, जो मेनू मॉडल है, ये जो हमारा कॉमन मॉडल रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा जो टीएस फाइल है वो हमारे मॉडल्स के अंदर जाता है। तीसरा है जो लास्ट है वो सर्विस फाइल है, जो हमारी कॉमन सर्विस फाइल है, जो थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज करने वाले हैं। उसकी जो कॉमन सर्विस है वो कहाँ पे जाती है, हमारी सर्विस फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टोरेज की सर्विस फाइल बनाई है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम वो डायरेक्ट लिख देते हैं, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है गाइस। अगर आपको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, गेट आइटम कुछ भी करना है तो आप उसकी एक कॉमन सर्विस बनाओ, जहां फ्यूचर में आपको लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकी सारा सब कुछ मैनेज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने कुकी की भी अलग सर्विस बनाई है। तो ज्यादातर क्या होता है, जितना कोड आप अपने सेपरेट रखोगे तो क्या होगा कि बाद में जो डेवलपर आएगा उसको भी आसानी से समझ आएगा। लेगेसी कोड का कोई मीनिंग नहीं है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विस फोल्डर के अंदर ये सारे सर्विस आएगी। तो ये था गाइज जो हमारा कोर फोल्डर का फोल्डर स्ट्रक्चर था। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि कोर फोल्डर में क्या आता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कोर फोल्डर के अंदर हमारे जो कॉन्स्टेंट आते हैं वो फाइल आती है, हमारे जो गार्ड्स होते हैं, इंटरसेप्टर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो सारा जो कॉमन कोड होता है हमारा प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो कोर के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेयर्ड फोल्डर की। तो गाइस शेयर्ड फोल्डर के अंदर तो मैंने यहाँ मेनली 3 फोल्डर बनाए हैं, एक कंपोनेंट करके, एक पाइप्स करके और यूटिल्स करके। तो कंपोनेंट फोल्डर में क्या आता है गाइस, जो आपका शेयर्ड कंपोनेंट है, यानी कि कार्ड का कंपोनेंट हो गया, बटन का कंपोनेंट हो गया, इनपुट का कंपोनेंट हो गया, तो ये सारा कॉमन कंपोनेंट है वो आप शेयर्ड फोल्डर में रखो, राइट। तो मैंने बहुत जगह देखा है गाइज कि क्या होता है कि आप जब इनपुट यूज करते हो या ड्रॉप डाउन यूज करते हो तो लोगों ने कॉमन कंपोनेंट नहीं बनाए हुए। तो इसके दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आपने पूरा कंपोनेंट बना दिया, लाइक पूरा एप्लीकेशन बना दिया इनपुट यूज करके। आपने इनपुट का कोई कंपोनेंट नहीं बनाया है, ड्रॉप डाउन का कोई कंपोनेंट नहीं बनाया है, राइट, चेकबॉक्स का कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, राइट। आपने सिंपली डायरेक्ट चेकबॉक्स इनपुट करके आपने पूरा कंपोनेंट बना दिया है, ठीक है। तो बट अब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हो गया, एकदम हो गया, राइट। बाद में क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मुझे इनपुट की ये डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे ये डिजाइन चाहिए, मुझे ये चेंजेस चाहिए, बॉर्डर रेडियस ऐसी चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जितने सारे कंपोनेंट है उसमें पर्टिकुलर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेंट ऑफ अगर आपके पास ये कॉमन कंपोनेंट रहते हैं इनपुट के, ड्रॉप डाउन के, सिलेक्ट के, टेबल का, राइट, तो आपको उसी कंपोनेंट में चेंज करना होता है। और जो जहां जहां पे भी ये कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि गाइस आप कॉमन कंपोनेंट बनाओ इनका, और इनका जो पर्टिकुलर सीएसएस होता है, कोड है, टीएस है, राइट, वो सारे यहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो मैंने सारे जो कॉमन कंपोनेंट, शेयर्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाए हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेज का कंपोनेंट बनाया है, चार्ट है वो भी हमारा कॉमन कंपोनेंट है, डेटा ग्रिड यानी कि टेबल है वो है, डेट पिकर है, ड्रॉप डाउन है, इनपुट फाइल सिलेक्ट है, इनपुट है, बहुत सारे कॉमन कंपोनेंट यहाँ पे मैंने बनाए हुए। दूसरा आता है पाइप्स का, जो आपके लाइक सपोज आपके जो प्रोजेक्ट में बहुत सारी पाइप यूज होती है। फॉर एग्जांपल मान ले डेट पिकर की पाइप यूज होती है, बाद में करेंसी की पाइप यूज होती है, जो कॉमन पाइप है जो हर जगह यूज होती है, उसको आप यहाँ पे शेड के अंदर, पाइप्स के अंदर रख सकते हैं गैस। तो ये हमारा हो गया पाइप्स का।
दूसरा होता है जो यूटिल्स होता है, तो डेटाबेस मान लीजिए कि क्या क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो और फ्रंट एंड से कुछ डेट पास हो रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट का कुछ इश्यू आता है, आईएसटी होता है, यूटीसी होता है, तो उसके रिलेटेड जो कॉमन लॉजिक हो ये आप यहाँ पे यूटिल्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर फोल्डर का फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब बात करते हैं कि लेआउट के अंदर क्या होता है। तो गाइज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीन पैनल है, ठीक है, एक ऑथ पैनल है, एक लैंडिंग पेज का पैनल है और दूसरा जो मेन ऐप का पैनल है। तो आपने कभी देखा होगा कि डैशबोर्ड में जो आपका कोड है वो भी अलग लेआउट में दिख रहा है। मान लीजिए ऑथ का जो कोड है वो भी अलग लेआउट में दिख रहा है और जो मेन ऐप है वो भी अलग लेआउट में दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टेज फार्मिंग को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन हो गया, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मुझे मालूम नहीं है पब्लिक क्या है। मैं फिर से एक आपको ऐसा कुछ दिखाता हूँ, कोड विथ हैरी का दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक उसने यूज किया या नहीं किया, या ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज में क्या होता है गाइज कि यहाँ पे हमारा हेडर होता है, ये लैंडिंग पेज पूरा है। तो कभी क्या होता है कि ये आपका पब्लिक लेआउट हो गया है। तो पब्लिक लेआउट में क्या आता है, हेडर आता है, बीच का कंटेंट आता है और लास्ट में आप देखोगे तो ये फुटर आता है, ठीक है। और अगर आपने ये ओथ में गए, लाइक ओथ में के कौन कौन सी स्क्रीन आती है, लॉगिन स्क्रीन आती है, रजिस्टर स्क्रीन आती है, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, तो उसमें क्या होता है लेआउट अलग होता है। मान लीजिए आपको उसमें हेडर की कोई जरूरत नहीं है, फुटर की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका एक अलग लेआउट होता है। और तीसरा लेआउट होता है वो मेन ऐप का होता है। मेन ऐप मानी कि आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है, क्रेडेंशियल डाल के आपने लॉगिन कर लिया, बाद में क्या होता है कि यहाँ पे साइड बार आता है, हमें हेडर की कोई जरूरत नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि तीन तरह के लेआउट होते हैं हर जगह। जो पब्लिक लेआउट होता है, बाद में एडमिन लेआउट होता है और ऑथ लेआउट होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से लेआउट होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना गाइज, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब फोल्डर स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीन तरह के लेआउट बनाए हैं, ऑथ लेआउट है, मेन लेआउट है और ये हमारा डैशबोर्ड का है, जो ठीक है, ये फूटर है और ये साइड बार है। तो सेम मैंने बोला ये मेन लेआउट में, ये मेन लेआउट, उसके अंदर जो डैशबोर्ड है वो आएगा, राउटर यहाँ से हमारा जो राउटर है वो कोड की ओर नहीं जाते अभी गाइस, अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया, साइड बार हो गया, ऑथ लेआउट हो गया, मेन लेआउट हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे लेआउट है वो लेआउट के अंदर जाते हैं, जो हमारा मेन स्क्रीन बोलते हैं, राइट। यहाँ से हमारे जो पूरे कंपोनेंट है, पेज है, वहाँ से लाइक अलग अलग होते हैं, राइट। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा मेन लेआउट है, तो उसको हम जो पूरे घर का जो गेट है, ऐसे ही हमारा जो एंगुलर ऐप का, यहाँ आपको इसको गेट बोल सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोल्डर है। तो अब जब हम फीचर को ओपन करते हैं तो हमारा जितने भी सारे मॉड्यूल है वो हमारे यहाँ पे मैच होने चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपके साइड बार में यहाँ पे मान लीजिए, सपोज मैं आपको एक डायग्राम बन के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पे साइड बार है, ठीक है, ये आपका साइड बार है और आपके साइड बार के अंदर 3-4 मॉड्यूल है। एक ये डैशबोर्ड है, दूसरा यूजर है और तीसरा एक्टिविटी करके है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डैशबोर्ड। अब मान लीजिए कि कौन सा है, कस्टमर है, ठीक है, और यहाँ पे है प्रोडक्ट है। तो क्या हो गया, ये डैशबोर्ड हमारा मॉड्यूल हो गया, कस्टमर का पूरा मॉड्यूल हो गया और प्रोडक्ट का मॉड्यूल हो गया। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसा व्यू में दिख रहा है गाइस, सेम टू सेम ऐसा ही फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड का कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए। कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर का जो वो है लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का यहाँ पे होना चाहिए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए डैशबोर्ड, कस्टमर और प्रोडक्ट दिखाया, बट एक्चुअल में जो जो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट है वो सारे जो ये वेबसाइट है उसके साइड बार में दिख रहा होगा, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो तो इन्वेस्ट करके एक फोल्डर है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करके जो आपको फोल्डर दिख रहा है वो एप्लीकेशन में भी, मेरी जो साइड बार वाली एप्लीकेशन है वहाँ पे इन्वेस्ट करके एक प्रोजेक्ट है, लाइक साइड बार में अंदर जो मॉड्यूल रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। ऐसा ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि इसका बेनिफिट क्या होता है गाइज, अगर आपके पास बाद कोई तीसरा डेवलपर आता है, चौथा डेवलपर आता है, तो यूआई को यूआई को देख के आपका फोल्डर स्ट्रक्चर इजीली समझ जाए, ठीक है। ये इसका मेन कंसेप्ट है।
तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका इनवॉइस फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनवॉइस के अंदर में क्या होता है कि मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है, मैं कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ, पेजेस फोल्डर बनाता हूूँ, उसके अंदर कोई मॉडल आता है तो उसका फोल्डर बनाता हूँ और सर्विस का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक पेज का जो फोल्डर है वो बनाया है, ठीक है। तो पेज के अंदर कौन से जो कंपोनेंट बनेंगे, जो पेज के अंदर जो डायरेक्ट राउटर पे जाते हैं वो पेज बनेंगे, जिसको हम हमारी route.ts फाइल में डिफाइन करते हैं। और पेजेस के बाद दूसरा आता है कंपोनेंट फोल्डर। यहाँ पे किसी में हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, किसी में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिलता है तो ठीक है गाइज। ठीक है, इसमें है सब्सक्रिप्शन में, देखो तो गाइज यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो कि ये कंपोनेंट है, पेजेस है और सर्विस है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पेजेस के अंदर मैंने वो पेजेस के कंपोनेंट बनाए हो जो डायरेक्ट राउट से आप जा सकते हो। मीन्स कि इसका जो पाथ है हमने कहाँ पे दिया होगा, route.ts फाइल में। तो ये हमारा मेन पेज हुआ। और मान लीजिए कि ये सब्सक्रिप्शन के अंदर अदर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर पेमेंट मेथड यूज हो रहा है, तो ये कंपोनेंट आपके कहाँ जाएगा, कंपोनेंट फोल्डर में जाएगा, ठीक है। तो पेजेस डिफरेंट है और हमारा जो कंपोनेंट का फोल्डर है वो डिफरेंट है, और इसके रिलेटेड जो जो सर्विस यहाँ पे हमें यूज होगी डेटा फेच करने के लिए, तो उसका जो सारा जो लॉजिक है वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंड पॉइंट देख सकते हो गाइज। तो गाइज ये हुआ हमारा मॉड्यूल का। तो एक फीचर मॉड्यूल के अंदर जो मॉड्यूल है उसमें 4 फोल्डर कंपलसरी होने चाहिए। पब्लिक फोल्डर होना चाहिए, कंपोनेंट फोल्डर होना चाहिए, मॉडल से उसके फोल्डर होना चाहिए, और जो आपका सर्विस है वो फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आपको अगर समझ आ गया होगा कि ये मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोनोलिथिक का। तो मैं आपको फिर से छोटा सा रिकैप कर देता हूँ गाइज। जो आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन होती है मोनोलिथिक, उसमें 4 फोल्डर स्ट्रक्चर कंपलसरी होने चाहिए। कोर होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए और शेयर्ड होना चाहिए। तो गाइज अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा गाइज, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइज, ठीक है, ताकि हम मेरी चैनल को मोनेटाइज कर सके और ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहे। तो गाइज ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।